यूएनओ फॉर्मेट। यूएनओ का परिचय, यूएनओ के उद्देश्य, यूएनओ का सिद्धांत, यूएनओ की भूमिका, यूएनओ के राजनीतिक क्षेत्र में कश्मीर मुद्दा 1948, कोरिया संकट 1950, हंगरी संकट 1956, सुएज संकट 1956, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ईरान इराक युद्ध, अफगानिस्तान संकट 1979, 1979, ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988, खाड़ी संकट 1991, बोस्निया संकट 1994, अफगानिस्तान युद्ध 2001, द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003, लीबिया संकट 2012, ईरान की आणविक मुद्दा 2008 से अब तक, सीरिया संकट 2012 से अब तक, मानवतावादी क्षेत्र। विश्व के विभिन्न भागों में लोकतंत्र विकास, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देना, मानवाधिकार का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, WHO के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, FAO के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, युद्ध क्षेत्र से विस्फोटक को हटाना, अगला विश्व संचार व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना, WTO में सुधार, नवीन राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थक, नशीली पदार्थों के विरुद्ध अभियान। निष्कर्ष। यूएनओ के परिचय में, यूएनओ की स्थापना राष्ट्रसंघ की असफलता के बाद हुई। राष्ट्रसंघ विश्व शांति स्थापित करने में असफल रहा, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व के देशों ने यह इच्छा जागृत की कि एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जाए जो विश्व शांति एवं स्थायित्व सुनिश्चित कर सके। फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व नेतृत्व ने 1 नवंबर 1943 को मॉस्को में सम्मेलन आयोजित किया। तत्पश्चात वे पुनः सितंबर-अक्टूबर 1944 को वाशिंगटन में मिले, जिसे डम्बर्टन और ओकस वार्ता भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर 1944 को यूएनओ का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जिस पर 1945 में याल्टा सम्मेलन में पुनः विचार किया गया और इस सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ की ओर से क्रमशः चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन सम्मिलित भी। इसमें यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति पर निर्णय लिया गया। 26 जून 1945 को यूएनओ के प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया एवं 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी मोदलियार ने किया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, यूएन घोषणा पत्र, विश्व शांति में स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें इसके सिद्धांत का उद्देश्य का उल्लेख किया गया, जिसे 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र की उद्देशिका में समाहित है, जो निम्नलिखित है। 1 में विश्व के आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, दूसरा मूलभूत मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, तीसरा मानवीय कार्यों एवं गरिमा का सम्मान, चौथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का संरक्षण, बड़े छोटे राज्यों को समान अधिकार दिलाना, 5 में अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता एवं विधियों का सम्मान, छठा सामाजिक विकास एवं जीवन के उचित स्तर को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य इसके चार्टर के आर्टिकल 1 में वर्णित है, जो निम्नलिखित है। 1 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना, दूसरा सभी देशों के मध्य मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देना, तीसरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवता के प्रति कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चौथा मानवाधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, 5 में निशस्त्रीकरण एवं परमाणु निशस्त्रीकरण, उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी देशों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना एवं एक केंद्र के रूप में कार्य करना। उपरोक्त उद्देश्यों का मूलभूत लक्ष्य संपूर्ण विश्व में शांति एवं सहिष्णुता का विकास करना है। राजनीतिक, आर्थिक एवं विचारधारात्मक विभिन्नता के बावजूद भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना। उद्देशिका सामूहिक समूह
उद्देश्य का सामूहिक सुरक्षा एवं शांति की स्थापना को बढ़ावा देता है। उद्देश्य का ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक तंत्रों को बढ़ावा देना चाहता है जिससे संपूर्ण विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। इसी संदर्भ में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के भी आंदोलन चलाई गई है जिससे कम विकसित देशों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की सिद्धांत इसके चार्टर के आर्टिकल 2 में अंतर्निहित है जिसके अनुसार एक में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, दूसरा सभी राष्ट्रों के मध्य मित्रवत संबंधों का विकास, तीसरा सभी देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय प्रकृति के सहयोग को बढ़ावा देना, चौथा उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका किसी भी संगठन की सफलता या असफलता का परीक्षण उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि वह संगठन सही दिशा में कितना कार्य किया। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र अत्यधिक सफल संगठन है। इसने मानवता को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया है। जब से इसकी स्थापना हुई तब से इसने लगभग 2 करोड़ लोगों को बचाया है और यह अपनी विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा एवं बीमारी से लड़ने में मानवता को सहयोग दिया है। और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। एक में विश्व के विभिन्न भागों में लोकतंत्र एवं विकास को बढ़ावा देना, बी मानवाधिकार का संरक्षण, सी में पर्यावरण संरक्षण, डी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, ई में FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित करना। अगला, युद्ध क्षेत्र के FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला, F में युद्ध क्षेत्र से विस्फोटक को हटाना। अगला विश्व संचार व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना। अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO की कार्यप्रणाली में सुधार। अगला, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। अगला, नशीले पदार्थों से सुरक्षा तथा नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान। उपरोक्त की आर्थिक संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इस प्रकार भी समझी जा सकती है। एक में यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के छत्र छाया में अनेक आणविक अप्रसार संधि एवं शस्त्र प्रसार निश्चित संधि आयोजित की गई है। दूसरा, साम्राज्यवाद। अगला, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेदवाद को समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण योगदान रही है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले ही भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेदवाद से लड़ने के लिए अफ्रीकन फ्रंट एंड अफ्रीकन फंड की स्थापना किया था। अगला, संपूर्ण विश्व के लोगों का मानवाधिकार का संरक्षण। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन संयुक्त राष्ट्र ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO, उत्तर दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग इत्यादि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छठा, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO ने मानवीय कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सातवें, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समस्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली की समस्या तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 8 में, अपनी स्थापना 1945 से अब तक अपनी स्थापना 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र 172 से अधिक शांति नेशन में सक्रिय भाग ले चुका है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को सदस्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।
अगला, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में बाल कल्याण, महिला कल्याण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जैसे गैर राजनीतिक मुद्दा को भी उठाया गया है, जो इनकी सफलता की कहानी है। संयुक्त राष्ट्र की असफलता, राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी महाशक्तियों का हस्तक्षेप रहा है, संयुक्त राष्ट्र सक्रिय भूमिका निभाने में असफल रहा है। परंतु जहाँ कहीं भी महाशक्तियों ने एक मत से किसी समस्या का समाधान करना चाहा है, उस समस्या का समाधान हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका देखा जा सकता है, जैसे कश्मीर मुद्दा 1948, कोरिया संकट 1950, हंगरी संकट 1956, सुएज संकट 1956, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, अफगानिस्तान संकट 1979, ईरान इराक युद्ध ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988, खाड़ी संकट 1991, बोस्निया संकट 1994, अफगानिस्तान संकट 2001, द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003, लीबिया संकट 2012 के ऑनवर्ड पश्चात। अगला, ईरान आणविक मुद्दा 2008 से अब तक। अगला, सीरिया संकट 2012 से अब तक। बिली ब्रांडेड कमेटी, कोरियन क्राइसिस 1950, नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर, चाइना एंड साउथ कोरिया में यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, फर्स्ट यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन 1950, नॉर्थ कोरिया, सेकेंड यूनिटरी फॉर पीस रिजोल्यूशन 1950, चाइना। आक्रामक, हंगरी संकट 1956, जनरल नेगी और जनरल कार्डोज। स्विस क्राइसिस 1956, इजिप्ट नेशनलाइज सुएज कनाल के विरोध में इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ने इजिप्ट पर आक्रमण, यूएसए एंड यूएसएसआर स्टॉप्ड। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962, 1959 में फेडरल कास्ट्रो क्यूबा में सोशलिस्ट, यूएसएसआर ने 1962 में न्यूक्लियर सबमरीन एंड मिसाइल भेज दिया क्यूबा को, जिससे यूएसए की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गया। तो यूएसए ने टू बैरिकेड द क्यूबन पेनिनसुला। यूनियन ने अपील टू बोथ द सुपीरियर पावर्स टू सिट ऑन द नेगोशिएटरी टेबल। अफगानिस्तान क्राइसिस 1979, यूएसएसआर, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, यूएसए, तालिबान, अल कैदा। 1989 में सोवियत ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान, पाकिस्तान। नॉर्दर्न अलायंस में इंडिया, ईरान, रसिया। 2001 में WTC एंड पेंटागोन टेरो, यूएसए सपोर्टेड नॉर्थ अमेरिका। ईरान इराक वार 1980 से 1988, यूएसएसआर प्लस इंडिया। 1979 में कलकत्ता रिवॉल्यूशन, लीडर आयतुल्ला खुमैनी जी। गल्फ क्राइसिस, खाड़ी संकट, विश्व का पावर हाउस खाड़ी देश है। उपर्युक्त के अलावा संयुक्त राष्ट्र की असफलता निम्नलिखित क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। एक में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर नाटो के बैनर तले यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्यवाही किया और वर्तमान में ईरान और सीरिया के विरुद्ध किसी तरह का कार्य करने का पक्षधर है। दूसरा, वर्तमान में अमेरिका का प्रभुत्व है, वह संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करते हुए भी कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण करने में असफल रहा।
तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेक असफल प्रयास हुआ है। अगला, वर्तमान विश्व में आणविक शक्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अगला, संयुक्त राष्ट्र आणविक अस्त्र शस्त्र के प्रयास को रोकने में असफल हुई है। अगला, वर्तमान में विभिन्न देशों के मध्य शस्त्रीकरण का ओर लगा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र मुख्य दर्शक के समान देख रहा है। अगला, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय दृष्टिकोण से कुछ ही देशों पर निर्भर है जिसके फलस्वरूप अमेरिका सदैव संयुक्त राष्ट्र से सौदेबाजी करते रहा है। अमेरिका का मानना है कि वह लगभग 25% संयुक्त राष्ट्र की खर्च वहन करता है, तो उनकी अनुमति के बिना संयुक्त राष्ट्र का प्रसार नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया स्वरूप ताइवान यह उद्घोषित किया कि वह संयुक्त राष्ट्र की 1/3 खर्च वहन करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसे सामान्य सभा की सदस्यता प्रदान कर दिया जाए। यह संयुक्त राष्ट्र की दिवालियापन को स्पष्ट करता है। अगला, वर्तमान विश्व में आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ है, जैसे भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि, परंतु संयुक्त राष्ट्र इन देशों को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्रदान नहीं करना चाहता। यह संयुक्त राष्ट्र की अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी विश्व की वर्तमान यथार्थता अगला क्वेश्चन, यूएनएससी विश्व की वर्तमान यथार्थता को इंगित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हेतु तो उस समय वर्तमान सुरक्षा परिषद को सदस्य शक्तिशाली था, परंतु अब नहीं रहा। टिप्पणी कीजिए। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार कर नवोदित विश्व शक्ति जैसे भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी इत्यादि को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, यूएन में सुधार एवं सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग का दावा का परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दावा का निर्वहन कर पाएगा? टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की वीटो निषेधाधिकार अप्रासंगिक है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। टिप्पणी करें। फॉर्मेट परिचय। सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद की लोकतांत्रिकरण या सुधार। सुरक्षा परिषद की लोकतांत्रिकरण के मांग को देखते हुए तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल महासचिव कोफी अन्नान ने अपने प्रस्ताव फॉर लार्जर फ्रीडम ने 2 योजना प्रस्तुत की। प्लान ए, वर्तमान 15 सदस्य के अतिरिक्त 6 नया अस्थायी सदस्य, इस प्रकार पूरी अब्लिक सदस्य की संकल्पना 24। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। क्वेश्चन, यूएनएससी विश्व की वर्तमान यथार्थता को इंगित नहीं करता। क्वेश्चन, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हेतु तो उस समय वर्तमान सुरक्षा परिषद को सदस्य शक्तिशाली था, परंतु अब नहीं रहा। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार कर नवोदित विश्व शक्ति जैसे भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी इत्यादि को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, यूएन में सुधार एवं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का दावा का परीक्षण करें। क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावा का निवेदन कर पाएगा? टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की वीटो निषेधाधिकार अप्रासंगिक है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। टिप्पणी करें। फॉर्मेट यूएनएससी इसके परिचय। सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद की लोकतांत्रिकरण या सुधार।
सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण के मांग को देखते हुए तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल महासचिव कोफी अन्नान ने अपने प्रस्ताव फॉर लार्जर फ्रीडम ने 2 योजना प्रस्तुत की। एक प्लान ए में वर्तमान 15 सदस्य के अतिरिक्त 6 नया अस्थायी सदस्य, 3 नया गैर अस्थायी सदस्य, इस प्रकार पूरी सदस्य की संख्या 24। प्लान बी वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त 8 नए तरह का स्थायी पद का सृजन तथा एक गैर अस्थायी सदस्य, पुनः कुल सदस्यों की संख्या 24। डी में सुधार आवश्यक क्यों? अगला क्वेश्चन D1 में सभी महाद्वीपों को पर्याप्त एवं न्यायपूर्ण सदस्यता नहीं। D2 वर्तमान विश्व में अनेक नवोदित शक्ति का उदय, जिसे संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे विश्व शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकें। D3 में मानवाधिकारों का संरक्षण केवल लोकतांत्रिक देशों में ही हो सकता है। D4 में नए सदस्यों को कैसे सम्मिलित किया जाए, मनोनीत या निर्वाचित। ई में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए विभिन्न देशों की मांग। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारतीय आधार ब्राजील, सदस्यता के लिए आधार जर्मनी, सदस्यता के लिए आधार जापान, सदस्यता के लिए आधार संभावित सदस्यों के प्रति महाशक्तियों का दृष्टिकोण अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। और 4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी एवं जापान तथा कॉफी क्लब का दृष्टिकोण। क्या नवीन सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त होनी चाहिए? निष्कर्ष। रोल ऑफ द यूएनओ टू एस्टैब्लिश पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द वर्ल्ड। democratization of UNSC and India's claim for permanent membership in the UNSC, UNESCO, WHO, ICJ और ILO, FAO खुद करके जाए एग्जाम में। यूएनएससी के परिचय में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विश्व शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व इसी को हाथ में है। इसकी शक्ति का उल्लेख यूएन चार्टर में किया गया है। सुरक्षा परिषद को विश्व कैबिनेट एवं पुलिस मैन भी कहा जाता है। सैनिक कार्यवाही करने का दायित्व इसी के हाथ में है। यह अपनी शक्ति का प्रयोग विभिन्न माध्यमों से करता है। सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वह विश्व शांति एवं अस्थायी सुनिश्चित करे। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय उन सदस्यों की संख्या 51, जिसमें 5 अस्थायी परमानेंट एवं 6 अस्थायी सदस्य थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य सभा जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, परंतु इसमें अमेरिका सम्मिलित नहीं हुआ था। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के नेतृत्व के द्वारा एक प्रभावशाली संगठन बनाने की योजना बनाई गई, जिससे युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके, परंतु शीत युद्ध के कारण अमेरिका एवं सोवियत संघ इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता था। इन दोनों महाशक्तियों के बिना यह संगठन निष्प्रभावी हो जाता, जिसके कारण सुरक्षा परिषद में 5 देशों को वीटो पावर देकर सम्मिलित किया गया। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों? वर्तमान विश्व परिदृश्य बदल चुका है। 1940 एवं 1950 के दशक के शक्तिशाली देश अब शक्तिहीन हो चुके हैं। उन्हें 1940 एवं 1950 के शक्तिशाली देश ब्रिटेन एवं फ्रांस अब शक्तिहीन हो चुके हैं। दूसरा, एशिया अफ्रीका एवं विश्व के अन्य भागों में अनेक शक्तिशाली देशों का उदय हो चुका है।
तीसरा, इस नवोदित शक्तियों को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति एवं अस्थायित्व सुनिश्चित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सके। चौथा, सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों को पर्याप्त एवं न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यूरोप जहाँ विश्व की 8% मानवता का निवास स्थान है, इसे सुरक्षा परिषद में 3 अस्थायी सीट दिया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप तथा विश्व जनसंख्या का लगभग 39% है, वहाँ से केवल 1 अस्थायी सीट चाइना है। अफ्रीका जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वहाँ से सुरक्षा परिषद में एक भी सदस्य नहीं है। लैटिन अमेरिका से भी इसमें एक भी अस्थायी सदस्य नहीं है। पाँचवें, सुरक्षा परिषद में अमेरिका का प्रभुत्व है। ब्रिटेन एवं फ्रांस हमेशा से अमेरिका के समर्थक रहे हैं तथा सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस आर्थिक रूप से पश्चिमी देशों पर निर्भर हो गया है। चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य अमेरिका के विरुद्ध जाने का हिम्मत नहीं कर सकता। छठा, संयुक्त राष्ट्र के सभी निकायों में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है। तृतीय विश्व के देशों को इसमें कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। अगला अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, इसीलिए वीटो शक्ति को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि अब ये अपनी सार्थकता खो चुकी है। अगला, सुरक्षा परिषद की जगह आर्थिक परिषद की स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि जहाँ गरीबी होती है वहाँ युद्ध की संभावना बनी रहती है। अगला, मानवाधिकार केवल लोकतांत्रिक देशों में सुनिश्चित किया जा सकता है, इसीलिए सुरक्षा परिषद का भी विस्तार करके इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। 1965 में जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यों की संख्या 51 से बढ़कर 100 हो गई, तब इसमें 4 अस्थायी सदस्यों को बढ़ाया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 हो गई तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कोफी अन्नान की योजना पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 2005 में प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रसार के संदर्भ में समिति ने निम्नलिखित अनुशंसा की। प्लान 1, सुरक्षा परिषद में 6 नए अस्थायी सदस्य तथा 3 नए अस्थायी सदस्यों को जोड़कर कुल सदस्य संख्या 24 कर दिया जाए। प्लान 2, 8 नए अस्थायी तथा 1 नए अस्थायी सदस्य को जोड़कर कुल सदस्य संख्या 15 से 24 कर दिया जाए। नए सदस्यों को कैसे सम्मिलित किया जाए? नए सदस्यों को 2 तरह से सम्मिलित किया जा सकता है। एक में महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा मनोनयन करके या फिर चुनाव करवाकर। कोफी अन्नान द्वारा दी गई योजनाओं में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 24 करने की बात की गई है, परंतु यह प्रतिवेदन वीटो के संदर्भ में कुछ नहीं कहता। अमेरिका यह चाहता है कि जापान, एशिया एवं जर्मनी, यूरोप को मनोनीत कर दिया जाए, जबकि अन्य सदस्य देशों जैसे भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में चुनाव करवाना चाहिए। उस महादेश में जो जीते उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए। समान मतों की स्थिति में दोनों देशों की को 5-5 वर्ष तक का अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए, जिसका भारत विरोध कर रहा है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य नए सदस्यों को वीटो शक्ति नहीं देना चाहते। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संरचना इस प्रकार हो जाएगी। एक में वर्तमान P5 को वीटो शक्ति प्राप्त होगा। दूसरा, नए अस्थायी सदस्य जिसे वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए निर्वाचित, अस्थायी सदस्य 5-5 वर्षों के लिए। अगर दोनों देशों की समान मत प्राप्त हो तो विभिन्न देशों का अस्थायी सदस्यता के लिए मांग का आधार। एक में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा, द्वितीय सबसे बड़ा कुशल श्रमिक शक्ति एवं जनसंख्या वाला देश है। चौथा, सबसे बड़ा सैनिक शक्ति है। तीसरा, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था PPP के आधार पर है।
पाँचवा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी शक्ति है। छठा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति रियल जीडीपी एवं छठा सबसे बड़ा औद्योगिक शक्ति है। भारत सुरक्षा परिषद में 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र की अनेक मांगों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सहयोग देने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्र, जिसकी भूमिका को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी सराहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र की चार्टर एवं भारतीय संविधान की दर्शन एक समान है। भारतीय विदेश नीति सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित है। अगला, भारत निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं नव साम्राज्यवाद को विरोधी रहा है। अगला, भारत सभी देशों के मध्य शांति, सुरक्षा, स्थायित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देता है। भारत की मांग का समर्थन रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड G4 करता है, परंतु चीन ने अभी तक अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन कॉफ़ी क्लब का सदस्य पाकिस्तान भारत की सदस्यता का विरोध करता है। ब्राज़ील एक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लैटिन अमेरिका का कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसे स्थिति में ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश तथा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। ब्राज़ील की सदस्यता का समर्थन रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस एवं G4 के सदस्य देश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का मत स्पष्ट नहीं है तथा कॉफ़ी क्लब का सदस्य अर्जेंटीना इसका विरोध कर रहा है। तीसरा, जापान G4 की सदस्यता को विरोध करने वाले को कॉफ़ी क्लब कहते हैं। जापान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है तथा विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा G4 के अन्य देशों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन चीन एवं रूस का मत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जापान का दोनों ही देशों के साथ भौगोलिक विवाद है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन, ICJ के क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, ICJ का केवल नैतिक महत्व है, व्यवहारिक नहीं। फॉर्मेट, ICJ के परिचय, संरचना, चुनाव, अवधि, टेन्योर, न्यायालय का स्थान, कार्य, विवादों का समाधान, सलाहकारी दृष्टिकोण। ICJ अंतर्राष्ट्रीय कानून, ICJ के सलाहकारी क्षेत्राधिकार, विवादों का समाधान करने की प्रक्रिया। निष्कर्ष, ICJ के परिचय। ICJ संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह 5 देशों के न्यायाधीशों के गठित कमेटी के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार कार्य करती है और इस समूह का निर्माण डॉम-बाटन ओक सम्मेलन में किया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो यह महसूस किया गया कि एक नियमित न्यायालय होना चाहिए जो विभिन्न देशों के मध्य विवादित मुद्दों पर शांतिपूर्ण समाधान कर। तत्पश्चात 1921 में हीग में ICJ की स्थापना की गई। यद्यपि इसका वर्णन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है, परंतु इसके बावजूद भी इसका एक अलग संविधान है जिसमें 70 अनुच्छेद हैं। संरचना, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वतः ICJ के सदस्य हो जाते हैं। कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है वह भी सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर ICJ की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ICJ में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों को होता है। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद एवं सामान्य सभा द्वारा अलग अलग किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव राष्ट्रीयता पर आधारित न होकर उनकी योग्यता, उच्च नैतिकता एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषज्ञता पर आधारित होता है। 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से RS पाठक, BN राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दलवीर सिंह भंडारी और न्यायाधीश रह चुके हैं। चुनाव, संपूर्ण विश्व से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात सुरक्षा
परिषद एवं सामान्य सभा स्वतंत्र रूप से 15 संयुक्त रूप से 15 जजेज का चुनाव करते हैं और वह उम्मीदवार जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं सामान्य सभा में बहुमत प्राप्त करता है वह न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। कार्यकाल आईसीजे के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है, परंतु उनका पुनः चुनाव हो सकता है। न्यायालय का स्थान आईसीजे का स्थायी मुख्यालय हीग नीदरलैंड में है, लेकिन इनका कार्यवाही अन्य स्थानों पर भी हो सकती है और इसके सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और अध्यक्ष पहली बार आईसीजे का स्थायी मुख्यालय हीग नीदरलैंड में है, लेकिन इनका कार्यवाही अन्य स्थानों पर भी हो सकती है। इसके सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, परंतु समान मत की स्थिति में अपना निर्णायक मत देते हैं। यहाँ किसी भी पक्ष को वीटो प्राप्त नहीं है। किसी भी न्यायाधीश को सर्वसम्मति से हटाया जा सकता है। जर्मनी यह यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली एवं अधिकृत देश है तथा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंशदाता है। इसका समर्थन सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य तथा G4 के देश कर रहे हैं, लेकिन कॉफी क्लब का सदस्य इटली इसका विरोध किया जा रहा है। G4 2004 में स्थायी सदस्यता का दावेदारी रखने वाले 4 देश भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राज़ील द्वारा G4 का गठन किया गया था। सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, परंतु कॉफी क्लब के सदस्य G4 2004 में स्थायी सदस्य का दावेदारी रखने वाला 4 देश भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राज़ील द्वारा G4 का गठन किया गया था और ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, परंतु कॉफी क्लब के सदस्य जैसे पाकिस्तान भारत विरोधी, अर्जेंटीना ब्राज़ील विरोधी, इटली जर्मनी विरोधी, चीन जापान विरोधी इत्यादि द्वारा G4 के सदस्यों का विरोध किया जा रहा है। इस्लामिक देशों का मांग है कि विश्व में इजराइल में 1.8 और बिलियन अनुयायी हैं। इसीलिए प्रस्तावित सुरक्षा परिषद में इस्लामिक जगत का एक प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित किया जाए। वर्तमान विश्व परिदृश्य को देखते हुए विश्व शांति एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय है कि वर्तमान विश्व के नवोदित शक्तिशाली राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे विश्व शांति एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र प्रभावी भूमिका निभा सके। आईसीजे को 2 तरह की शक्तियाँ प्राप्त है। एक में विवादों का समाधान, दूसरा सलाहकारी क्षेत्राधिकार। आईसीजे 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करता है। किसी भी देश के नागरिक को आईसीजे के समक्ष मामला लाने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 34 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि आईसीजे का पक्ष केवल राज्य ही हैं। इस प्रकार आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करता है। आईसीजे द्वारा दी गई निर्णय घरेलू न्यायालय की तरह बाध्यकारी नहीं होता। घरेलू न्यायालय में कोई भी व्यक्ति बिना दूसरे की स्वीकृति के उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है, लेकिन आईसीजे में किसी विवाद को लाने के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब दोनों पक्ष स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह आईसीजे के निर्णय को स्वीकार करें। आईसीजे के निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय देने का भी अधिकार प्राप्त है। एक में संधियों की संख्या, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित कोई प्रश्न, तीसरा कोई भी ऐसा तत्व जो अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा दायित्व का उल्लंघन कर सके, चौथा कोई भी राष्ट्र किस हद तक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है इत्यादि।
बहुत सारे राष्ट्र आईसीजे के बाध्यकारी उपबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। आईसीजे को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह कोई भी पुराने अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर अपना निर्णय दे सकता है। आईसीजे एवं इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होने के कारण आईसीजे किसी भी देश के घरेलू कानून को लागू नहीं कर सकता। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होने के कारण आईसीजे किसी भी देश के घरेलू कानून को लागू नहीं कर सकता। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही लागू करेगा। इस संबंध में आईसीजे निम्नलिखित उपबंधों से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। एक में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा एवं परंपरा जिसे सभी पक्ष स्वीकार करते हैं। दूसरा, कानून का सामान्य सिद्धांत जिसे सभी पक्ष मान्यता प्रदान करते हैं। तीसरा, विभिन्न देशों का निर्णय एवं विभिन्न देशों के विधि विशेषज्ञों की राय आईसीजे स्वीकार कर सकता है। आईसीजे के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। आईसीजे के अध्याय 4 में बाध्यकारी क्षेत्राधिकार अंतर्निहित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 96 के साथ पढ़ा जाता है। इसमें यह उपबंध है कि आईसीजे सुरक्षा परिषद, सामान्य सभा एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशेष संगठनों को मुद्दों पर कानूनी सलाह दे सकता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 143 में सरकारी उपबंध है, सलाहकारी उपबंध है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, परंतु न ही सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए और न ही सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए और न ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, परंतु व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आईसीजे के द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी न होने के बावजूद भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। विवादों को समाधान करने की प्रक्रिया यह आईसीजे के कानून में अंतर्निहित है। विशेष समझौता के द्वारा आईसीजे रजिस्ट्रार के समक्ष मामला को दर्ज करवाया जा सकता है। मामला दर्ज करवाने के पश्चात इसकी सुनवाई 2 तरह से होती है। एक में लिखित साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर, दूसरा गवाहों के आधार पर, तीसरा संबंधित राष्ट्र अपना अधिवक्ता या पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आईसीजे का निर्णय गुप्त रखा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी न्यायाधीश सर्वसम्मति से निर्णय देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जाता है। समान मत की स्थिति में आईसीजे का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। आईसीजे की स्थापना के बाद यह अपेक्षा किया गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करने में सफल रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संप्रभुता संपन्न राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा इसके विरुद्ध आई। सदस्य राष्ट्र आईसीजे के निर्णय को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझने लगे। इसके अतिरिक्त आईसीजे में मुद्दा लाने के लिए सदस्य देशों को पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, परंतु सदस्य देशों को यह भय रहता है कि निर्णय उनके विरुद्ध आ सकता है, इसीलिए वे इस पर स्वीकृति नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त यह उपबंध है कि सदस्य राष्ट्र कभी भी इससे अलग हो सकते हैं, इसीलिए सुनवाई के दौरान भी अपने विरुद्ध निर्णय की संभावना को देखने पर वे स्वैच्छिक उपबंध की तरह इससे अलग हो जाते हैं। महाशक्तियों का भी आईसीजे के प्रति असंज्ञात्मक रवैया रहा है। जैसे निकारागुआ के मुद्दे पर आईसीजे ने अमेरिका के विरुद्ध निर्णय लिया, परंतु अमेरिका ने इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया। पुनः 2017 में आईसीजे ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के विरुद्ध एवं फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया, जिसे चीन ने स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में आईसीजे प्रभावहीन हो जाती है, परंतु अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं जिसमें आईसीजे ने सराहनीय निर्णय दिया है। जैसे बोस्निया संकट के जिम्मेदार मिलोनोसेविच के विरुद्ध वहाँ की सरकार का संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा पर इसका निर्णय आईसीजे द्वारा लिया गया था। पुनः यह मांग की जा रही थी कि सद्दाम हुसैन को आईसीजे द्वारा दंडित किया जाए, परंतु इराकी राष्ट्रपति ने इस हेतु
इस हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की, जिससे इनके विरुद्ध मामला इराक में ही चला। भारतीय व्यापारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आधार पर चुनिंदा सैन्य न्यायालय में जासूसी के आधार पर पाकिस्तान सैन्य न्यायालय में मृत्यु दंड का सजा दिया। भारत इस मामला को आईसीजे के समक्ष उठाया। आईसीजे ने यह निर्णय दिया कि जब तक आईसीजे इस मामले की सुनवाई पूरा नहीं करता तब तक कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण जाधव की मामला को अभी तक लंबित सस्पेंडेड रखा है। उपरोक्त तथ्यों को देखने से यह ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आईसीजे की भूमिका सीमित रही है, क्योंकि उनके पास अपने निर्णय को क्रियान्वित कराने की शक्ति नहीं है और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इसे क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी सौंपता है, परंतु सदस्य देश अपने राष्ट्रीय हित के कारण प्रायः इसे क्रियान्वित नहीं करते हैं। परंतु इनके बावजूद भी आईसीजे के निर्णय का अत्यधिक भौतिक महत्व है। आईसीजे के निर्णय को नहीं मानने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उस देश का अत्यधिक आलोचना होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और जब संयुक्त राष्ट्र के 26 सदस्य राष्ट्रों ने इसके संविधान को स्वीकृति प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र के सभी राष्ट्रों के सदस्यों के लिए WHO की सदस्यता खुली हुई है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं भी है वो भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जो राष्ट्र या संगठन WHO के सदस्य नहीं है वह विश्व स्वास्थ्य सभा को आवेदन देकर इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। WHO का उद्देश्य इसका मुख्य लक्ष्य रोगहीन व्याधि विहीन विश्व की स्थापना करना है। इस हेतु WHO सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषक तत्व WHO सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषक तत्व, शुद्ध जल, साफ सफाई, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण, बीमारियों की रोकथाम इत्यादि पर जोर देता है। कार्य फर्स्ट में यह सदस्य राष्ट्रों को बीमारी रोकने संबंधी जानकारी प्रदान करता है तथा यह कोशिश करता है कि बीमारी को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। दूसरा, सदस्य राष्ट्र को उचित प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के सेमिनार आयोजन विभिन्न प्रकार के सेमिनार आयोजन तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करता है। दूसरा, बीमारी विशेष के विरुद्ध अभियान, जैसे WHO ने पोलियो एवं मलेरिया के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाए हुए हैं। चौथा, सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना बनाने के लिए सलाह। WHO ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एवं विश्व बैंक की मदद से क्षय रोग, TB, मलेरिया, कुष्ठ रोग etc. के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया। एड्स की रोकथाम के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं वैश्विक स्तर पर प्रदान कर रही है। परंतु WHO के समक्ष सबसे बड़ी समस्या कोष की कमी है और यह अपने कोष के सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर है। यह जीवनदायी दवाओं के पेटेंट का विरोध करता है और इसके कार्यालय विश्व के अनेक देशों में स्थापित है, जहाँ से वह उस क्षेत्र के देशों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्रदान करती है। वर्तमान कोरोना पैंडेमिक के विरुद्ध जानकारी उपलब्ध करा रही है। इसकी मांग है कि विश्व में जहाँ कहीं भी कोरोना वैक्सीन का विकास होता है ये सभी देशों के निःशुल्क या सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। WHO के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वुहान से उत्पन्न कोरोना पैंडेमिक की सही एवं समयबद्ध जानकारी देने में यह असफल रहा। इस पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह चीन परस्त नीति का अनुकरण किया है।
अनुसरण करता है, जिसके कारण अमेरिका ने विश्व इसकी सदस्यता छोड़ने एवं धन आपूर्ति करने पर रोक लगाने की धमकी दी है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो WHO की भूमिका अत्यधिक सराहनीय रही है। जैसे पोलियो के विरुद्ध WHO ने भारत सरकार की सदस्यता प्रदान कर रही है और इसी सहयोग के कारण भारत को विशेष प्रकार के पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। WHO एशिया व अफ्रीका के गरीब देशों में अत्यधिक सक्रिय है। इसी सक्रियता के कारण WHO है तो रवांडा, बुरुंडी, सूडान इत्यादि देशों में लाखों लोगों को महामारियों से बचाया है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक, कनाडा में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जिससे विश्व से गरीबी एवं भुखमरी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। वर्तमान में इसका कार्यालय रोम में है। FAO रोम, इटली में है। FAO अपने 3 अंगों के माध्यम से कार्य करता है। एक में सम्मेलन, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय। सम्मेलन में सभी देश सम्मिलित होते हैं। सभी देशों को एक मत प्राप्त है। सम्मेलन में ही FAO के नीतिगत फैसलों को लिया जाता है। वार्षिक सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र परिषद काउंसिल का चुनाव करते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या 49 होता है, जो सम्मेलन में लिए गए निर्णय में क्रियान्वित करता है। इसके सचिवालय के प्रमुख डायरेक्टर जनरल होते हैं, जिसका चुनाव सम्मेलन के दौरान ही होता है। सचिवालय के 5 विशेषज्ञ होते हैं, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। FAO को यह अधिकार है कि वह अपना क्षेत्रीय कार्यालय विश्व के किसी भी भाग में स्थापित कर ले। FAO के कार्य 1 में FAO विभिन्न खाद्यान्नों की उपज एवं पोषकता से संबंधित सूचना को एकत्रित कर सदस्यों को प्रदान करता है। दूसरा, वो खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाकर रखता है, जिससे कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों को सहायता प्रदान किया जा सके। यह सदस्य राष्ट्रों को खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। FAO इराक की भूमि अपरदन को रोकने के लिए सहायता प्रदान की। इसी तरह भारतीय इंजीनियरों को स्पष्ट रूप के लिए सहायता प्रदान की। इसी तरह भारतीय इंजीनियरों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस प्रकार कृषि यंत्रों को सुरक्षित रखा जाए। चौथा, यह कृषि एवं पशुपालन संबंधी बीमारियों की सूचना सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करता है। अगला, खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने के लिए यह उच्च क्षमता के बीज सम्यक राष्ट्रों को सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करती है। छठा, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए भी सुविधा प्रदान करती है। सातवें, विश्व में गरीबी एवं कुपोषण को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी सुविधा एवं सहायता प्रदान करता है। आठवें, FAO WTO के ग्रीन बॉक्स और S&D बॉक्स तथा ब्लू बॉक्स सब्सिडी का समर्थन करता है, जबकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी का विरोध करता है। FAO वर्तमान विश्व में लाखों
लोगों की परिभाषा एवं FAO वर्तमान विश्व में लाखों लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यद्यपि एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों में FAO के माध्यम से खाद्यान्नों की पूर्ति की जा रही है, जिससे कुपोषण के विरुद्ध लड़ा जा सके। सब्सिडी अनुदान स्टैंडर्ड एंड डिफरेंशिएटेड बॉक्स। सब्सिडी में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग व्यापार बाधक, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग गैर व्यापार बाधक अनुदान। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एम्बर बॉक्स गैर व्यापार बाधक अनुदान में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, S&D बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स रिसर्च इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू बॉक्स सब्सिडी यूरोपियन रिड्यूस प्रमोशन। ब्लू बॉक्स यूरोपियन रिड्यूस प्रोडक्शन, S&D बॉक्स वेलफेयर मेजर्स। WTO गेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड इन गुड्स। WTO गुड एंड WTO गेट गुड्स एंड सर्विस उरुग्वे राउंड 1986 से 1994। रेड बॉक्स 10% सब्सिडी। व्हाइट बॉक्स। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना एवं भारत विश्व शांति एवं बंधुत्व की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कार्य हेतु शांति सैनिकों की व्याख्या की जाती है। प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो, संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर शांति सैनिक प्रदान करे। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNPKF यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNPKF संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNPKF यूनाइटेड नेशन को ब्लू बैरेट भी कहा जाता है। यह आसान क्षेत्र में सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर जाकर शांति स्थापना का प्रयास करती है। शांति मिशन के तहत आर्थिक सहायता, विश्वास का निर्माण, शक्ति हस्तांतरण, हिंसा को रोकना, विरोधी पक्षों के विरुद्ध शक्ति का विभाजन, निष्पक्ष चुनाव करना, कानून एवं व्यवस्था का निर्माण करना एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करना सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा सुरक्षा परिषद को शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गया। अशांत या हिंसाग्रस्त क्षेत्र शांति स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद की ओर देखता है। शांति सैनिकों के लिए सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों पर निर्भर है। शांति सैनिकों के लिए सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की कोई अस्थायी सेना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय यह विचार किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी शांति सेना होनी चाहिए, जिससे इसके सदस्यों पर निर्भरता कम हो सके, परंतु अमेरिका के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका के अनुसार इससे महासचिव की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। सुरक्षा परिषद शांति स्थापित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों से शांति सैनिकों का अनुरोध कर सकती है या किसी क्षेत्रीय संगठन जैसे नाटो या अन्य क्षेत्रीय संगठनों को उस क्षेत्र में जैसे
अन्य क्षेत्रीय संगठनों को उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। जैसे अशांत बोस्निया में शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद ने नाटो को अधिकृत किया। उसी तरह हैती में शांति स्थापित करने के लिए अफ्रीकी एकता परिषद को अधिकृत किया गया था। इराक एवं अफगानिस्तान में भारत से शांति सैनिक भेजने का अनुरोध किया गया था, परंतु भारत ने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी अस्थायी सदस्य यदि एक मत से प्रस्ताव पारित करता है तो भारत अपना शांति सैनिक इराक एवं अफगानिस्तान भेजेगा, परंतु सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के मध्य सर्वसम्मति स्थापित नहीं हो सके। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 6 एवं 7 में शांति से संबंधित उपबंध है, जिसके तहत अन्वेषण, समझौता, मध्यस्थता, बल प्रयोग, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय संगठन को अधिकृत करना एवं अन्य शांतिपूर्ण उपाय सम्मिलित हैं। शीत युद्ध काल में शांति के प्रयास। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं हो सके। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कुछ हद तक सराहनीय रही है, लेकिन कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, ईरान इराक युद्ध इत्यादि में संयुक्त राष्ट्र की सही भूमिका रही है, जबकि अफगान संकट, हंगरी संकट, ईरान इराक युद्ध इत्यादि में इसकी भूमिका नगण्य रही। इसके अतिरिक्त यहाँ कहीं भी महाशक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रही, वहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों को गहरा धक्का लगा, जैसे पनामा, हंगरी, अफगानिस्तान, ईरान इराक इत्यादि। परंतु तृतीय विश्व के देशों में जहाँ महाशक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से संलिप्त नहीं रही, वहाँ शांति स्थापित करने में इसकी भूमिका अहम रही। इस दौरान महाशक्तियों ने अपने वीटो शक्ति का दुरुपयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना के प्रयास को कुठाराघात किया है। शीत युद्धोत्तर काल में शांति के प्रयास। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की भूमिका बदल गई है। शीत युद्ध के 45 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने केवल 13 बार शांति सैनिकों को भेजा, जबकि 1991 से 31 जनवरी 2011 तक 64 बार शांति सैनिक भेजा जा चुका है, जिसमें महत्वपूर्ण अभियान सोमालिया, रवांडा, बोस्निया हर्जेगोविना, सूडान, इराक, इजराइल इत्यादि हैं। इस दौरान अमेरिका ने यूएनओ को यूएसओ में बदलने का प्रयास भी किया था। जैसे खाड़ी युद्ध 1991 के दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में बिना विरोध के 12 प्रस्ताव पास करवाया। इसीलिए अब यह मांग उठ रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही सभी देशों के वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रभावी भूमिका निभा सके।